दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में ड्रेनेज सिस्टम या नदी तंत्र जो है, सारी नदियां चाहे वो उत्तर भारत की हो दक्षिण भारत की हो, उन नदियों से संबंधित आपके यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन कंप्लीट आज हम पीवाईक्यूज़ को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे पहले के 3 वीडियोज़ में हमने आपको कराया है भारत की सभी नदियों का कंप्लीट तंत्र, उनसे संबंधित उनकी सहायक नदियाँ, उन सभी को हमने देख लिया है। ठीक है, तो चूंकि मुझे पीवाईक्यूज़ भी कराने हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कराने हैं, तो उसी के क्रम में नेक्स्ट वीडियो हमने सोचा पूरा के पूरा पीवाईक्यू वाला ही बना लिया जाए। तो चलिए देखते हैं इनको। सबसे पहले सिंधु नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनको देखते हैं। इसमें यूपी पीसीएस आरओ या जितने भी लोक सेवा आयोग कोई एग्ज़ाम कराता है उन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिंधु से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? ठीक है, तो गंगा में इसमें पहले गंगा वाला क्वेश्चन दे दिया, खैर कोई बात नहीं। गंगा नदी पढ़ना तो हमें है ही है, गंगा वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो सोन नदी है इसका मार्ग उत्तरमुखी अब कैसे है? जैसे मान लीजिए ये गंगा आपकी प्रवाहित होती है, ठीक है, ये आपकी गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। अब उत्तरमुखी का मतलब वो नदी जो उत्तर की तरफ आती है, तो यानी कि सोन नदी इधर से आके उत्तर की तरफ आती है और गंगा में मिलती है। इसके अलावा घाघरा भी इधर से आती है, गंडक भी इधर से आती है और रामगंगा भी इधर से ही आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी नदियाँ बाकी 3 जो हैं वो दक्षिणमुखी हैं और सोन उत्तरमुखी है। ठीक है, सोन नदी जो है वो बिहार राज्य के सोनपुर में गंगा से मिलती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये निकलती कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश श्रृंखला है, आपको पता है। कैलाश मान सरोवर जो श्रेणी है उसमें जो बोखरचू हिमनद है वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसकी व्याख्या हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो व्याख्या दी हुई है, क्योंकि आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको तो कंप्लीट नदी तंत्र कराया है, उसमें सारी इसकी जो भी जितनी भी नदियां हैं, सहायक नदियां, सबकी कंप्लीट व्याख्या देखिए। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, उनके बाद ये पीवाईक्यूज़ वाला वीडियो अटैम्प्ट करें, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपने जो पढ़ा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि व्याख्या तो मैंने आपको डिटेल में कराई हुई है। फिर है निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें सतलज का उद्गम भारत नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपार तिब्बत से रिलीज़ होती है, आपको पता होगा। ठीक है, बाकी इसकी व्याख्या वगैरह हमने आपको कंप्लीट कराई हुई है। फिर है निम्नलिखित नदियों, अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर के देख लें। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिष्ट दोआब बनता है? तो बिष्ट जो है वो ब्यास और सतलज के मध्य बनता है। ठीक है, ये आपके 5 दोआब लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जो भी ज़रूरी होता है। तो बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच है, बारी व्यास और रावी के बीच है, रचना रावी और चिनाब के बीच है, चाज चिनाब और झेलम के बीच है, सिंध सागर झेलम और सिंधु के बीच में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? तो वो नहीं मिलती है झेलम नदी। ठीक है, क्योंकि झेलम नदी जो है वो उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग शेषनाग झरने से निकलकर भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब से मिलती है, यानी कि पाकिस्तान में मिलती है चिनाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है? तो वो बहती है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये दोनों ही कैलाश श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों को कंप्लीट मैंने कराया है, तो इसलिए इसकी व्याख्या नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले जो नदी तंत्र वाले मैंने कराए हैं बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-12 मिनट के, उसमें कंप्लीट आपकी नदी तंत्र हो गया है, एक भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं जो जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है, फिर है लेह अवस्थित है कहाँ पे? लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसको मतलब सीरियसली पढ़िएगा। कौन सा शहर, अब ये नहीं पूछा जाता है आपसे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे, बल्कि उसका तट पूछ लिया जाता है, किस तट पे है। तो लेह जो है वो सिंधु के दाएं तट पे है। ठीक है, तो हमारे सिंधु से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती हैं? वही वाला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र और इंडस, यानी कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र एक ही जगह से निकलती हैं, बार बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित नदी द्वीप में से माजुली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है, आसाम में, आप सबको पता होगा, मैंने आपको कराया भी है ये सब चीज़ें। कथन कारण वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं।
तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, जी हाँ ये सही है। और ये इसकी व्याख्या भी सही तरीके से कर रही है, क्योंकि नदी अपहरण की वजह से ही ये नदी जो है गंगा से हट करके अब ब्रह्मपुत्र की सहायक बन गई है। तो ये वाला सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। फिर है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है? तो वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी जो है वो असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा कौन बनाती है? संकोश नदी। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट है, अब हम गंगा नदी देखते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी ही जानी जाती है, ठीक है। और जब गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ये सब आप लोग याद रखेंगे, कैसे गंगा जो है वो फरक्का से हुगली और पद्मा के नाम से अलग अलग भागों में बढ़ती है। ये सब मैंने आपको नदी तंत्र वाले वीडियोस में सब करा रखा है। पूरी डिटेल समझाई है कि कितनी लंबी है, कहाँ पे जाती है, कहाँ से निकलती, पूरा सब देख रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ PYQ कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो आपकी जोंक नदी है, ठीक है, ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जोंक नदी है वह महानदी की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, आप याद रखेंगे। फिर है विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णुप्रयाग जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है। मैंने जो आपकी गंगा वाली वीडियोस कराई है उसमें मैंने पंचप्रयाग भी आपको कराए हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे आप जाएंगे शॉर्ट्स वाले, मैंने कम शॉर्ट्स डाल रखे हैं, उसमें मैंने आपको एक कंप्लीट शॉर्ट्स कराया है सिर्फ पंचप्रयाग का, वो देख लें तो उसमें पूरा प्रॉपर पिक्चर वगैरह दी हुई है, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से मैंने शॉर्ट में समझाया 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे कुछ प्रयाग दिए हुए हैं और नदियों का संगम वही आपको बताना है। तो रुद्रप्रयाग किससे मिलता है? रुद्रप्रयाग जो है भागीरथी से नहीं, रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। नंदप्रयाग जो है वो अलकनंदा और पिंडार के मिलने से बनता है। कर्णप्रयाग जो है वो विष्णु गंगा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलने से बनेगा। नंदप्रयाग जो है आपका वो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से नंदप्रयाग नहीं, वो जो है नंदप्रयाग जो है, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, वही मैं कहूँ कि इसमें मिल क्यों नहीं रहे आंसर। इसमें आंसर गलत दिए हुए हैं, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। इसमें जो आपका रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनेगा। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनेगा। नंदप्रयाग जो है वो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलने से बनता है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। नंदाकिनी और अलकनंदा याद रखेंगे। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार के मिलने से बनेगा। देवप्रयाग जो है वो आपके बनता है भागीरथी और अलकनंदा से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कूट में सही चुनना है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ये बात ऑप्शन में लिखी हुई है। फिर है रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। बाकी ऊपर के तीनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने ये 4 मठ स्थापित किए थे, ठीक है। और केदारनाथ जो पीठ है इसको शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल ही नहीं किया जाता, क्योंकि बद्रीनाथ उसमें शामिल होता है, ठीक है। द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी, ये आप याद रखेंगे। भारत के चारों दिशाओं में शंकराचार्य ने ये तीर्थ स्थापित किए थे। फिर है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा के तट पर स्थित है। अगला है, इनमें से कौन नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी सोन नदी, बाकी केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदी है। फिर है कोसी नदी का स्रोत कौन सा है? कोसी नदी का स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, ठीक है। ये बिहार का शोक इसको कहते हैं, ये सब आप लोग याद रखेंगे। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या हो जाता? तो वो पद्मा हो जाता, हमने आपको बताया था। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? तो सोन नदी के पास उत्तरी धारा है, ये आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र संबंधित है। जो नदियाँ दी हैं महानंदा, रामगंगा, सोन और गंडक, इसमें सोन का जल क्षेत्र शब्द के, ठीक है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर है निम्न नदियों में से कौन से अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो वो कोसी नदी है। मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार में बाढ़ आती है और इसको मतलब बिहार का शोक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं पा रहा होगा सही से। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर, ठीक है।
गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करिए, तो गोमती नदी है और ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और इसके किनारे लखनऊ शहर बसा है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो ज्वार बनाती है आपकी हुगली नदी, ठीक है। तो ये हमने गंगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो देखा। अब हम यमुना से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम आपको लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत पूछ जाने लगे। तो पश्चिम के पूर्व अगर क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है चंबल नदी, उसके बाद सिंध आती है, फिर आती है आपकी बेतवा और लास्ट में इधर केन आती। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है और यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है इसमें जो है आपका ये वाला गलत है। कारण इसका क्यों? क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नहीं, यमुना सतत वाहिनी है, ठीक है। तो ये मृत नहीं होती बल्कि हमेशा रहती थी, ठीक है। मृत हो जाती लेकिन असतत वाहिनी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना के बारे में लिखा है, हालांकि हमने यमुना करते समय तब देखा था। निम्नलिखित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? सरिता समूह मतलब नदी का समूह मालवा के पठार को काटते हुए आता है, तो आता है चंबल, बेतवा, बीना और केन नदी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गए। अब हम नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती, तो वो है नर्मदा नदी, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी नहीं अरब सागर में जाती है, ठीक है। अगला है, कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो वो है आपकी महानदी, ठीक है। महानदी नर्मदा से भी ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर जाता है? तो नर्मदा और तापी जाती हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कथन कारण वाला कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। यह एक भ्रंश घाटी से बहती, तो ये गलत है क्योंकि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है और भ्रंश घाटी से बहती, ये सही है। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। अगला है, नर्मदा एवं तापी नदी किन के मध्य स्थित है? तो विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना। अच्छा ये बताना, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो वो सतपुड़ा है, ठीक है। मुझे लगा नर्मदा नदी की बात हो रही है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच स्थित है। फिर अगला है तापी या ताप्ती नदी के बारे में क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती? तो होती तापी नदी, ठीक है। बाकी नर्मदा होता ऑप्शन में तो वो भी रहती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती? तो वो निकलती है ताप्ती नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो वो नहीं निकलती, तापी और ताप्ती या फिर ताप्ती। फिर है, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां भ्रंश जनित हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका रीज़न भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो हमने अभी ऊपर देखा, तापी या ताप्ती नदी। फिर है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं होता है? तो वो नहीं होता तापी नदी का। अब ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गोदावरी नदी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसमें गोदावरी को पता है आपको, दक्षिण की गंगा कहते हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। फिर है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है वे राज्य आपको बताना है, ठीक है। तो गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से बहती है, आपको याद रखेंगे, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। हालांकि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना से भी बहती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2006 का क्वेश्चन है, उस समय तेलंगाना उसी में था। फिर है, नासिक किसके किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम कृष्णा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो इसमें जो तेल नदी है वो कृष्णा की सहायक है। इसके अतिरिक्त कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदी। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक नदियाँ हैं किसकी? तो कृष्णा की। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इन सब के बीच है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसमें दो के ऑप्शन दिए इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला है, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सही है, ठीक है। तो इसमें है, कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, ये गलत है क्योंकि वो गोदावरी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं, ये वाला सही है। फिर है, पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी, ये भी गलत है क्योंकि ये गोदावरी की है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही। तो दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हगरी
सहायक नदी किसकी है, तो वो तुंगभद्रा की, हकरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा खुद में जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। अब हम कावेरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उनको देखते हैं। अमरावती, भवानी, हिमावती और काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो सहायक नदियाँ हैं कावेरी की। हालांकि यहाँ पे आपको पता है मैं कावेरी से रिलेटेड PYQ करा रहा हूँ तो आप लोग आंसर कर ले रहे हैं, जब एग्ज़ाम में आएगा तो ये सब कुछ नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट ये नदियाँ लिखी होंगी, वहाँ आपको पहचानना होगा। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। दामोदर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो वो दामोदर नदी है, ठीक है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो वो कहते हैं दामोदर नदी को। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। फिर इसका एजम्पशन दिया हुआ, दामोदर अपने उत्तरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, इसी कारण दुख की नदी मानी जाती है। इसका कथन भी सही है और कारण भी सही, इसकी व्याख्या भी सही करता है। अब महानदी देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती, तो महानदी बनाती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो वो महानदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। पश्चिमी नदी से निकलने की बात हो रही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो इसमें जो महानदी जो है इसकी सहायक नदी तेल नदी है, यही वाला सही है। बाकी गोदावरी की भीमा नहीं है, गंगा की बनास नहीं, कृष्णा की इंदावरी नहीं है, इंद्रावती। फिर अन्य नदियाँ जो एक आध क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो पंचनद में सिंधु सम्मिलित नहीं है। क्यों, क्योंकि पंचनद में सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम को दिया जाता है। सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम ये पंचनद कही जाती हैं, और ये पंचनद सारी नदियाँ करके सिंधु में लास्ट में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, कोसी नदी, हमने अभी ऊपर देखा था इसको। निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इसमें जो है सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। कहाँ किन नदियों का इसका मतलब उद्गम कहाँ से होता है आप देख सकते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने की बात करें तो इसमें कृष्णा गिरती है, सुवर्णरेखा गिरती है, महानदी, कावेरी, गोदावरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसका क्रम अगर देखें, बंगाल की खाड़ी में गिरने का क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आएगा ताम्रपर्णी, फिर वैगई, फिर कावेरी, फिर पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, ये इसका क्रम है। फिर है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी वाला सुमेलित नहीं कि नर्मदा की जो सहायक नदी वो मंड नहीं है, ठीक है। नर्मदा की सहायक नदी तवा है। ये है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, दामोदर नदी क्या पश्चिम की ओर बहती है, नहीं, इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो अगर मिलान की बात करें, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती है, हिमालय पार नदी सतलज है, वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को, और बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी, तो आपकी सतलज नदी है। निम्न भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती, तो माही नदी। बार बार ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताना है, इसमें बताना है कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी, ये सही है। उक्त तीनों नदियाँ चंबल में सबसे बड़ी है, चंबल सबसे बड़ी, ये भी सही है। दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियाँ टोंस और सोन आकर मिलती है, ये भी सही है। इन 2 नदियों में टोंस बड़ी नदी, ये गलत है क्योंकि सोन सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे पानी का जल बहता है, तो वो बहता है लूनी नदी में, ठीक है। और लूनी नदी ऐसी नदी है जो कि इसकी समुद्र में नहीं मिलती बल्कि कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है और निकलती है राजस्थान से। अगला है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है, तो बंगाल के डेल्टा का उपविभाग है। यहाँ की नदियाँ दी हुई उनकी सहायक नदियों से मिलान करना है आपको, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी सोन है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी जो है वो केन है, कृष्णा की सहायक नदी आपकी मंदिरा है, और गोदावरी की भीमा है, ये आपको याद रखना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, गोदावरी की सहायक नदी मंदिरा है और कृष्णा की भीमा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत क्या है, तो वो स्रोत जो है वो सतलज नदी है और ब्यास नदी। रावी और चिनाब जो है इंदिरा गांधी नहर का स्रोत नहीं है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती, तो वो गिरती है आपकी वैगई नदी। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है, दूध गंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में भी स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूध गंगा मतलब 2 नदियाँ हैं,
कौन सी पूछी जा रही है पता नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो वो चंबल नदी जो है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कथन करण वाले अगले क्वेश्चन देखते हैं। कथन इधर ही रह गया। भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो बिल्कुल सही बात है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, वे छोटे अपवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती, तो ये दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, ठीक है। शहर आपको मिलान करना किस नदी के किनारे हैं? तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। आपको मिलान करना है फिर शहर, कटक जो है वो महानदी के किनारे है, लुधियाना जो है वो सतलज के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा के किनारे है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, ये भी एकदम सही बात है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये प्राप्त करता है उत्तर पूर्व मानसून से। फिर है नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ आपको मिलान करना, गंगा की सोन, ठीक है, गोदावरी की आपकी हो जाएगी मंजीरा, गोदावरी की मंजीरा, ये कंफ्यूज हो जाता है, यमुना की केन और कृष्णा की भीमा, कृष्णा की भीमा, गोदावरी की मंजीरा, ठीक है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गलत है क्योंकि सभी सॉरी अगला दिया हुआ है, परंतु नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरती, ये सही है। नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंशघाटी से होकर बहती हैं, ये भी सही है, तो ये दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में से किनमें जल का अभाव रहता है? तो जल के अभाव की बात करें तो साबरमती घाट और तापी घाट पर जल का अभाव रहता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह क्या होता है? तो वो होता है पश्चिम से पूर्व, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर निम्नलिखित नदियों में से कौन सही नहीं है? तिस्ता नदी गंगा की सहायक है, यही सही नहीं क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ठीक है। अगला है, इसमें कुछ बांध दिए हुए हैं और उनका मिलान करना है, तो हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं कि सलाल बांध चिनाब पे है, थीन बांध रावी पे है, काकरा पार तापी है और नागार्जुन सागर कृष्णा पे है। ये बार बार इसके जो व्याख्या दी हुई यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये जोड़ी दी हुई है, आपको मिलान करना है, कोटा चंबल के किनारे, भुवनेश्वर महानदी के किनारे है, इसमें गलत बताना, तो यही गलत है, ठीक है, क्योंकि जो महानदी के किनारे है वो कटक है, ठीक है। भुवनेश्वर जो है किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है? तो वो गोविंद घाट है। फिर मिलान करना है नगर और शहर, तो श्रीनगर झेलम के किनारे है, ये याद रखना है। जबलपुर नर्मदा के किनारे है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे है और संभलपुर जो है उड़ीसा का शहर, ये महानदी के किनारे है। फिर यहाँ पे घाटी दी हुई है और नदियाँ दी हुई, उनको मिलान करना है आपको। घाटी नगर देहरादून को कहते हैं, संगम नगर टिहरी को कहते हैं, गेट नगर ऋषिकेश को और कटक नगर मसूरी को कहते हैं, ठीक है। अगला है, ये शहर और नदियाँ दी हुई हैं, तो गोरखपुर राप्ती के किनारे है, फैज़ाबाद सरयू के किनारे, कानपुर गंगा और आगरा यमुना के किनारे। इजी क्वेश्चन है, ऐसे अब भी मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा हुआ है? तो वो भोपाल नदी तट पर नहीं बसा हुआ, क्योंकि भोपाल झीलों से घिरा हुआ शहर है। इनमें से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे है? तो वो है अजमेर शहर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अजमेर राजस्थान का जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। फिर है अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो आप सबको पता है, अयोध्या जो है वो घाघरा या फिर सरयू नदी के किनारे है। मेनली सरयू कहते हैं पर उसी को घाघरा कहते हैं। तो ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए, जो भी आपके नदी तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। मैं आपको टॉप इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक्स हैं आपके यूपी पीसीएस में, जहाँ से 90 to 95% क्वेश्चन बनते हैं जिन टॉपिक से, उनको करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके जरूर देखें। तो अभी उसमें हमारे ज्योग्राफी सीरीज के वीडियो चल रहे हैं, ऐसे करके हम सारे वीडियोज़ लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पूरा क्विक रिवीजन एक एक वीडियो में 1 शॉट में एक एक सब्जेक्ट का करेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग CSAT की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेनली लोगों का रेडी नहीं होता है, अक्सर उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसको मैंने कंप्लीट करा रखा PYQ 2012 से 23 तक के। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके उसको ज़रूर देखें। वो सारे वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप अगर 35 सवाल पूछता है तो 30+ क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, सिर्फ उसको एक वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।